पीएफआई ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस बात को हर एक देशवासी आज जान चुका है। पीएफआई की हकीकत से ना तो देश का हिंदू अनजान है और ना ही मुसलमान, ना हाई कोर्ट अनजान है और ना ही सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी ट्राइब्यूनल इस बात का फैसला करेगा कि पीएफआई आतंकी संगठन है या नहीं, पीएफआई को बैन करना सही है या नहीं। ये बात गले नहीं उतरती। इस बारे में आज आपको बताएंगे। दरअसल ये एक साजिश रची गई है पीएफआई को बचाने के लिए। ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है जिससे पीएफआई को बचाया जा सके, क्योंकि अभी भी देश में करीब 2 लाख पीएफआई के सदस्य एक्टिव हैं, जिसमें बुर्के वालियों का भी एक दस्ता शामिल है। अब इन जिहादियों को कोई आदेश देने वाला नहीं बचा, इसीलिए छाती पर सांप लौट रहे हैं। क्या है इस साजिश की हकीकत, बताएंगे आपको। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज जो खबर आपको बताई जाने वाली है उसे देखने के बाद आपकी भी तीसरी आंख खुल जाएगी। आपको पता चलेगा कि इस देश के मुसलमान को अधिकार देने में सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। सरकार भी अगर इनके खिलाफ कुछ करती है तो उसके फैसले को भी जांच के दायरे से होकर गुजरना पड़ेगा, और जांच को भी कोई ऐरा गैरा नहीं करेगा, बल्कि जांच करेंगे हाई कोर्ट के जज साहब। ये सब उस फैसले का नतीजा है जिस फैसले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमान का है। ये आज उसी अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपको खबर बताता हूं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर बैन के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को अनलॉफुल एक्टिविटीज ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बनाया है। ये ट्राइब्यूनल बैन की समीक्षा करेगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से 3 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को उस ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के मामले को देखेगा। दरअसल पीएफआई के अलावा उसके सहयोगियों रिहैब फाउंडेशन इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन पर भी बैन लगाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शर्मा ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता करेंगे और इन संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, ये तय करेंगे। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ जज इससे पहले भी यूएपीए ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता कर चुके हैं। वे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, एलटीटीई और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कट्टरपंथी संगठनों पर बैन की समीक्षा कर चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये सिमी वही संगठन है जिसने पीएफआई को पैदा किया था। जब इस पर बैन लगाया गया था तभी पीएफआई को भी पैदा किया गया था। दरअसल यूएपीए की धारा 4 के मुताबिक सरकार अगर किसी संगठन को प्रतिबंधित करती है तो उस फैसले की समीक्षा के लिए 30 दिनों के भीतर इस तरह के ट्राइब्यूनल की अधिसूचना जारी करनी होती है। इन ट्राइब्यूनल में प्रतिबंधित किए गए संगठन अपने वकील के लिए पक्ष रखते हैं। इस साल मार्च में एक यूएपीए ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना को सही ठहराया था, जिसमें जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन किया गया था। ट्राइब्यूनल बैन हटा भी सकता है। 2008 में ऐसे ही एक ट्राइब्यूनल ने सिमी पर बैन से जुड़ी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उसके अगले ही दिन आनन फानन में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसने ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएफआई के जो स्लीपर सेल्स बाहर हैं वो उस जांच को प्रभावित करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल सकते हैं। वो इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि पीएफआई पर लगे बैन को गलत साबित किया जाए, लेकिन इनकी ये मंशा इस सरकार में तो पूरी होने वाली नहीं है। अब देखिए इस कहानी के दूसरे चैप्टर को। अब तक की जांच में जो सच्चाई सामने आई है उससे पता चलता है कि अभी भी 2 लाख मेंबर खुले घूम रहे हैं, जिनमें एक दस्ता औरतों का भी शामिल है। और खबर ऐसी भी मिल रही है कि अब इन बुर्के वालियों के कंधों पर ही इस संगठन को चलाने का भार है, क्योंकि इससे जुड़े तमाम आदमियों की जांच एजेंसियां पहचान कर चुकी हैं और उनकी गिरफ्तारी लगातार चल रही है। यही वजह है कि अब इन्हें ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात और है कि जो इस आतंकी संगठन के स्थायी सदस्य हैं उन्हें शादी करने की इजाज़त नहीं है। जैसे आरएसएस के प्रचारक को शादी करने की अनुमति नहीं है, वैसे ही ये भी इसी काम पर लगे थे। ये लोग बिल्कुल आरएसएस के जैसे ही इस संगठन को आगे लेकर बढ़ रहे थे, क्योंकि इनका मेन मकसद आरएसएस में सेंधमारी करने का ही था। एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए पीएफआई की जांच से लंबे समय से जुड़े अधिकारियों से भी बात की जा रही है। कट्टरपंथी संगठन के महत्वपूर्ण ठिकानों की पड़ताल भी की जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई में 4 स्टेज में ट्रेनिंग दी जाती थी। जो तीसरे स्टेज की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए चुने जाते थे वो स्थायी सदस्य माने जाते थे। इन्हें कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता था। इन्हें बाकायदा तनख्वाह भी मिलती थी, साथ ही बाकी खर्चे भी संगठन ही वहन करता था। सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उनकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील तक लगाए जाते थे। दूसरे चरण की ट्रेनिंग में कट्टरपंथियों को फॉलोवर बनाने का काम मिलता था। पुलिस से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस दौरान कैडरों को भी तनख्वाह दी जाती थी। अकेले बिहार में 15,000 कैडरों की ट्रेनिंग लेने का खुलासा फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद पटना पुलिस ने किया था। ट्रेनिंग के लास्ट स्टेज में केवल 5% खासम खास कैडरों को विदेशी नेटवर्क बनाने के काम पर लगाया जाता था। इन्हें दूसरे देशों से पैसे जुटाने आदि के काम सौंपे जाते थे। एक जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सीरिया में चल रही लड़ाई के लिए भारत में भर्ती अभियान चलाने का आरोप भी लग चुका है। इस भर्ती अभियान में कैडरों को हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई पर साल 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क में तब्दील करने की साजिश रचने का आरोप भी लग चुका है। इन जिहादियों पर इतने आरोप लगे हैं जिससे अब इनका बचना संभव नहीं है। लेकिन जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट में क्या सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके जिन अधिकारों के तहत ये जांच चल रही है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका समर्थन नहीं करता। और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।